ऐसे ही नहीं Na और Cl एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर NaCl बनाया, H2O भी ऐसे रैंडमली नहीं बन जाता है, कुछ उनके बीच में मिलता जुलता होना चाहिए, तब जाके वो बनेंगे कुछ कंपाउंड। और कंपाउंड बनेंगे तो कंपाउंड को भी कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, और उसी के लिए हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 5 रूल्स दिए गए हैं, 5 लॉज दिए गए हैं, और उसका नाम दिया गया है केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ। यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन कभी भी होगा, 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल कभी भी ज्वाइन होंगे जब एक दूसरे के साथ, तो वो कुछ लॉज को फॉलो करेंगे। यानी कि पूरा केमिस्ट्री का बेस जो है यहाँ पे है। आगे जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, रिएक्शंस क्यों हो रहे हैं, कैसे होते हैं, कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है रिएक्शन लिखने के टाइम के ऊपर, और रिएक्शंस एक्चुअली में जब होते हैं तो उसमें से आउटकम मिलने के लिए चांसेस क्या क्या रहेंगे, वो सारी चीजें हमें ये लॉज बताते हैं। यानी कि पूरे केमिस्ट्री का ये बेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनना जरूरी है, क्योंकि हमें आगे केमिस्ट्री पढ़ना है तो इसको अच्छे से समझना है हर एक लॉ को। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ओके, लेकिन डाउट मत रखना। तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कंजर्वेशन एक वर्ड आता है ना, तो वैसे वो एनर्जी कंजर्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलते हैं उसमें, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि मास जो है mass can neither be created nor be destroyed during any chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन कर लो, मास जो है वो कभी चेंज नहीं होता है। दिस वॉज प्रपोज्ड बाय एंटोनी लेवोइजर इन 1789। इसके प्रोनाउंसिएशन से कोई मतलब नहीं, इंग्लिश बंदा है, हमें उसका स्पेलिंग याद रखना है या फिर नाम याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अभी एग्जांपल बताओ तो हमारा जो वाटर का फॉर्मेशन इक्वेशन है, ये बेसिक इक्वेशन है 2H2 + O2 इक्वल टू दैट गिव्स 2H2O। यहां पे ऐसा होगा कि ये दोनों चीजें मिलके जितना मास डाल रही है उतने ही मास का आउटकम मिलेगा। यहां पे अगर ये दोनों मिलके कुछ 36 ग्राम लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि सामने 35.5 या फिर 36.1 ग्राम भी हो जाए। 36 ग्राम अगर यहां पे लग रहा है ये दोनों का मिलके, तो सामने भी आउटकम में भी सिर्फ और सिर्फ 36 ग्राम ही आपको मिलेगा, उससे कम या ज्यादा नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, कभी कभी ऐसा होता है कि ये 36 की जगह पे 35.9, लेकिन इन दैट केस आल्सो दैट 0.1 ग्राम जो गया ना वो कहीं नहीं गया है, वो कोई अदर फॉर्म के अंदर वहां पे निकलता है, तो वो हम ऐड करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो दिस इज द इक्वेशन जिसमें ऐसा ही हो रहा है, मास हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, एक आउटकम है यहाँ पे अगर इसने 34 ग्राम बना दिया तो देयर इज 110% हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2 ग्राम वाला और कुछ बनेगा। 36 ग्राम अगर यहाँ पे डाला है ना, तो सामने अगर 34 मिल रहा है तो 2 ग्राम वाला और कुछ मिलेगा। अब लिख के ले लो, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 ग्राम गायब हो गया, नहीं हो सकता। ये हमें इक्वेशंस को लिखने में, इक्वेशंस बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। तो जो सेकेंड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस, ये हमें ऐसा बताता है कि भाई आप कहीं से भी कोई एलिमेंट ले लो, तो उसमें जो कहीं से भी कोई कंपाउंड ले लो, उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे उसका जो मास है वो फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इसको मैं स्टेटमेंट को समझाता हूं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा कि क्यूप्रिक कार्बोनेट अगर है जिसका केमिकल फॉर्मुलेशन है CuCO3, जिसमें Cu है कॉपर, C है कार्बन, O है ऑक्सीजन, तो इसमें बाय मास, बाय वेट मास, कॉपर जो है वो रहेगा 51.35%, कार्बन 9.74%, ऑक्सीजन 38.9%। यानी कि अगर मैं इसका 100 ग्राम ले रहा हूं ना, तो ये इसका 51.35 ग्राम कॉपर रहेगा, उसमें 9.74 ग्राम कार्बन रहेगा और 38.91 ग्राम उसमें ऑक्सीजन रहेगा, ऐसा बता रहा है। यानी कि क्यूप्रिक कार्बोनेट को आप लेबोरेटरी में बनाओ या फिर उसको नेचुरली कहीं से उठा के लेके आओ, सेम थिंग्स विल बी इन H2O एज वेल। पानी में भी, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कुछ बाय मास उसका कुछ पार्ट रहेगा, यानी हाइड्रोजन का कुछ पार्ट रहेगा और ऑक्सीजन का भी कुछ पार्ट रहेगा बाय मास। ओके, अभी वो पानी जो है वो समुद्र का पानी हो चाहे नदी का, तालाब का, अगर वो H2O है, तालाब का हो, समुद्र का हो, कहीं का भी हो, या फिर अपने मॉइस्चर से भी पानी निकाला हो,
ठीक है, वो कहीं से भी H2O है तो उसका जो बाय मास हाइड्रोजन का और बाय मास ऑक्सीजन का जो पार्ट रहेगा वो कभी चेंज नहीं होगा, वो डिफाइनाइट रहेगा, वो फिक्स रहेगा। अगर आप उसको चेंज करते हो तो वो H2O नहीं रहता है, वो और कुछ बन जाता है। ओके, तो अभी पढ़ते हैं, देखो अ गिवन कंपाउंड, यहां पे क्यूप्रिक कार्बोनेट always contains exactly the same proportion of elements by weight no matter from where it is obtained, वो कहां से लाया गया है या फिर कैसे उसको बनाया गया है। अगर वो क्यूप्रिक कार्बोनेट है तो उसमें ऐसा ही होगा, बाय वेट उसका प्रपोर्शन जो है कॉपर कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रपोर्शन है वो ऐसा ही रहेगा, वो फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन। समझ में आया? बहुत ही इजी फॉर्म में समझते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, मल्टीपल प्रोपोर्शंस का लॉ। स्टेटमेंट काफी बड़ा है, उसको समझाने से पहले एग्जांपल से समझा दूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, फिर हम स्टेटमेंट को भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, NO एंड NO2। अब यहाँ पे गौर करो तो NO में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है और NO2 में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसकी पहली लाइन हमें ये बताती है कि अगर दो एलिमेंट मिलके एक या एक से ज्यादा, एक तो बनाते ही है, अगर ये दो एलिमेंट मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, जो यहाँ पे लिखा है देखो, when two elements combine to form two or more compounds, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो फिर से दूसरी लाइन के लिए पहले, तो नाइट्रोजन का जो मास है दैट इज इन ग्राम, इट इज 14। यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मास जो है वो 14, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास जो है दैट इज 16 और ऑक्सीजन का मास इधर देखो तो 32। अगर मैं 16:32 करूं तो क्या आएगा 1:2 एंड दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2। तो यही चीज बता रही है कि नाइट्रोजन अगर मास फिक्स रख रहा है, अगर ऑक्सीजन अपना मास चेंज कर रहा है, तो ये जो है दैट विल गो इन होल नंबर्स ओनली 16, 32 एंड सो ऑन। ओके, यहां पे आ जाओ, द masses of one element that combine with a fixed mass, the masses of one element that combine with the fixed mass of the other element, ये फिक्स्ड मास वाला हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन क्या हो गया, फिक्स्ड मास वाला, और ये जो है वो चेंज हो रहा है। और वो कैसे चेंज होगा, अदर एलिमेंट कैसे चेंज होगा, आर इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। ये जो मासेस कंबाइन हो रहा है ना, दे आर इन सिंपल होल नंबर रेशियोज। अगर अभी आप यहाँ पे बोलोगे कि सर रेशियो तो 1.14 आ रहा है, तो मैंने इसका रेशियो निकाला है। देखो 1.14 इज 14/16 एंड 14/32 इज 2.29। इसका भी रेशियो ले लो, देखो इसका भी रेशियो क्या आएगा 1:2 ओनली। 1.14 का डबल करो 2.28 ही आ जाएगा। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, समझ में आया? तो मासेस ऐसे ही कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ, एक फिक्स रहेगा तो दूसरा जो है चेंज होगा, लेकिन होल नंबर रेशियोज के फॉर्म में ही चेंज होगा। समझ में आया ना कंप्लीटली? लॉ नंबर 4, गैल्यूसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ये फोर्थ लॉ है। ये गैसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस ओनली। कैसे एप्लीकेबल होता है उसका स्टेटमेंट काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे हम इजी फॉर्म में समझेंगे, फिर स्टेटमेंट पे जाएंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, दैट इज H2 + half O2 दैट गिव्स यू H2O एंड दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, यहाँ पे ये जो है H2O की वेपर निकलती है यहाँ पे, यानी कि H2O2 और H2O सारे के सारे गैसेस फॉर्म में, तभी ये एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारे गैसेस फॉर्म में है। अभी यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं कि अगर आपने 100 ml, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम्स की, है ना। 100 ml क्या है वॉल्यूम, 50 ml क्या है वॉल्यूम, 100 ml क्या है वॉल्यूम। तो 100 ml H2 लिया, 50 ml हाफ कर दिया ना, जो ले रहे थे हम उसका हाफ कर दिया, यानी कि 50 ml O2 लिया तो 100 ml H2O मिला। अभी ये जो ml है ना, ये वॉल्यूम है। अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो ये होल नंबर रेशियो मिलता है, देखो 2:1:2। ओके, और यही हमारा लॉ है कि ये जो वॉल्यूम्स है जब एक दूसरे के साथ, ये जो गैसेस है वो जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो वो रिएक्ट ऐसे करते हैं कि वो खुद के साथ, यानी कि रिएक्टेंट्स और ये जो प्रोडक्ट है ये सब एक होल नंबर रेशियो बनाएंगे, यानी कि एक सिंपल वाला रेशियो बनाएंगे, जो रेशियो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा। यानी कि दे वांट टू टेल यू दैट 100:50:30 नहीं होगा कभी भी। ओके, क्योंकि ये हो जाएगा कुछ, मतलब नंबर्स में जाएंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो कुछ पॉइंट में, यानी कि फ्रैक्शन में मिलेगा, ये नहीं होगा। दे विल मेक द होल नंबर रेशियोज ओनली। कब ऐसा होगा, और एक कंडीशन भी गिवन है, ये कंडीशन याद रख लो, प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी का प्रेशर और टेम्परेचर जो है सेम होना चाहिए व्हाइल मेजरिंग। ओके, तो स्टेटमेंट में आ जाते हैं फिर से, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, तो ये दोनों गैसेस ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया
दे डू सो, रिएक्शन कैसे करते हैं, इन वॉल्यूम्स which bear a simple whole number ratio to each other and to the volumes of the product, यानी कि खुद के साथ भी होल नंबर रेशियो बनाते हैं और प्रोडक्ट के साथ भी ये होल नंबर रेशियो ही बनाते हैं। समझ में आया? बहुत ही इजी वे में समझाया है। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से प्ले कर लो, समझ में आ जाएगा। ओके।